इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम लोग। पहले इकोनॉमिक्स में कल आपको विदेशी विनिमय दर के बारे में बताया गया था। आज आप पढ़ेंगे कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हम कैसे करेंगे, कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण ठीक वैसे ही होता है जिस तरह से किसी भी वस्तु या से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस का फिक्सेशन होता है, ठीक वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट का फिक्सेशन होता है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस का फिक्सेशन, वस्तु के मूल्य का निर्धारण बाज़ार में, प्रोडक्ट मार्केट में, वस्तु के बाज़ार में उसकी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, बाय द पावर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ भी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति की शक्तियों द्वारा मुद्रा का विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय की मांग, विदेशी विनिमय की पूर्ति द्वारा ही विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब हम इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये देखेंगे कि विदेशी विनिमय का मांग का क्या स्रोत है। सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड। विदेशी विनिमय की मांग क्यों की जाती है? विदेशी विनिमय की मांग कई कारणों से की जाती है। जैसे हमें इंपोर्ट करना होता है, विदेशों से आयात करना होता है, तो विदेशी व्यापारियों को भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हमें विदेशों में इन्वेस्ट करना होता है, निवेश करना होता है, उसके लिए हमें विदेशी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। जिस देश में जाना है उस देश की मुद्रा चाहिए। हमें विदेशों को गिफ्ट करना है या मुश्किल परिस्थितियों में मदद भेजना है। जैसे अभी कोरोना महामारी के सेकेंड वेव में पूरी दुनिया भारत को ऑक्सीजन प्लांट वगैरह और अदर इक्विपमेंट्स भेज रहे हैं, तो ये गिफ्ट हुआ। तो इसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। किसी विदेशी सरकार को लोन देना है, उसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। इसके अलावा दूसरे किसी देश में आपको सट्टा व्यापार खेलना है, स्पेकुलेशन का कारोबार करना है, उसके लिए उस देश का मुद्रा चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अदर ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन एक्सचेंज। ये 3-4 टॉपिक्स मेन हैं कि हम वस्तु या सेवा खरीदते हैं विदेश से, यानी इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, उसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेशों को हम गिफ्ट देते हैं या लोन देते हैं, उसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेशों में स्पेकुलेशन करते हैं, सट्टा लगाते हैं, उसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। तो ये सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड। अब आते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड। यानी विदेशी विनिमय की पूर्ति कहाँ कहाँ से होती है, विदेशी विनिमय हमारे पास कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो सोर्स डिमांड के थे वही सोर्स लगभग सप्लाई के हैं। विदेशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी वस्तु या सेवाएं, जब विदेशों में बेचते हैं, उससे विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है। विदेशों से एफडीआई आता है, विदेशों से एफडीआई आता है, मतलब विदेशी लोग हमारे देश में निवेश करते हैं, उससे विदेशी मुद्रा आता है। उससे भी विदेशी मुद्रा आता है। विदेशों से हमें गिफ्ट मिलता है या विदेशों से हम लोन लेते हैं, उससे विदेशी मुद्रा आता है। दूसरे देश के लोग हमारे देश में सट्टा व्यापार खेलते हैं, सट्टा कारोबार करते हैं, खेलते हैं, उससे विदेशी मुद्रा आता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से विदेशी मुद्रा आता है। तो ये
फॉरेन एक्सचेंज डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई के सोर्स हो गए। सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई। कहाँ से विदेशी मुद्रा हम आता है, यानी हम विदेशी मुद्रा की ज़रूरत क्यों है और कहाँ विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं, ये चीज़ आपने देखा। अब हम आएंगे कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा। बाजार में किसी वस्तु का मूल्य और किसी वस्तु के मांग, जिस मूल्य पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, उसी को हम लोग संतुलन मूल्य या बाजार मूल्य कहते हैं। ठीक उसी तरह से जिस विनिमय दर पर विदेशी विनिमय का डिमांड और विदेशी मुद्रा की सप्लाई दोनों बराबर होंगे, उस मूल्य को हम लोग कहेंगे विदेशी विनिमय दर या संतुलन दर। अब विदेशी मुद्रा की मांग को हम विदेशी मुद्रा की मांग और संतुलन दर, इसमें विदेशी विनिमय दर, इसमें विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। जब विदेशी विनिमय दर हाई होता है, ऊंचा होता है, तो उसकी मांग कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि वैसी स्थिति में विदेशों से सामान खरीदना, वस्तु या सेवाएं खरीदना महंगा पड़ता है और इस कारण से व्यापारी विदेशों से इंपोर्ट कम करते हैं, आयात कम करते हैं। और जब विदेशी विनिमय दर नीचा होता है, डाउन हो जाता है, यानी विदेशी विनिमय दर गिरता है, मतलब विदेशी विनिमय दर सस्ता हो जाता है, तो उसका मांग बढ़ जाता है, क्योंकि विदेशों से व्यापार करना, विदेशों से इंपोर्ट करना, गुड्स और सर्विस का इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है, इसलिए उसका डिमांड बढ़ जाता है। इसे हम एक ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। जब विदेशी विनिमय दर OR है तो विदेशी विनिमय की मांग OM है। जब विदेशी विनिमय दर बढ़कर OR से OR1 हो जाता है तो विदेशी विनिमय की मांग भी घट के OM से OR2 हो जाती है, यानी एक्सचेंज रेट बढ़ा तो डिमांड कम हो गया। अब आते हैं जब विदेशी विनिमय का रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, वो बढ़ा था तो डिमांड घट गया, अब रेट कम होकर R2 पर आ जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। विदेशी विनिमय का डिमांड OM से बढ़ के OM2 हो जाता है। DD रेखा विदेशी विनिमय के मांग की रेखा है।
दो पक्ष हैं विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड तो आपने समझ लिया कि जब विदेशी विनिमय दर ऊंचा होगा, विदेशी विनिमय दर ऊंचा होगा तो विदेशी विनिमय की मांग कम होगी, अब विदेशी विनिमय दर नीचा कम होगा तो विदेशी विनिमय की मांग अधिक होगी। अब सप्लाई साइड को देखते हैं, यानी विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की मांग में विपरीत संबंध, निगेटिव रिलेशन है। अब आते हैं विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई। इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, इन दोनों में सीधा संबंध है। यानी जब विनिमय दर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई भी घट जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर OI एक्सिस पर है और फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई, विदेशी विनिमय की पूर्ति OX एक्सिस पर है। मान लेते हैं कि OR मूल्य पर OR के विनिमय दर पर OM सप्लाई है। अब विनिमय दर बढ़ के OR से OR1 हो जाता है तो सप्लाई भी बढ़ के OM से OM1 हो जाएगी। अब अगर विनिमय दर OR से घट के OR2 हो जाता है तो सप्लाई भी घट के OM से OM2 हो जाएगी। ऐसे से रेखा सप्लाई की रेखा है। यानी जब किसी भी दो वेरिएबल्स में विपरीत संबंध होगा तो उसकी रेखा, उसका कर्व डाउनवार्ड होगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। और जब किसी भी दो वेरिएबल्स के संबंध में सीधा संबंध, पॉजिटिव रिलेशन होगा तो उसका जो कर्व होगा, रेखा होगा, वो अपवार्ड होगा, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा। ये तो दोनों अलग अलग साइड हुए। अब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता कहाँ है, किस मूल्य पर होता है? जिस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर फॉरेन एक्सचेंज का, विदेशी मुद्रा का डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं, उसी बिंदु पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता है। इसे हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। OX OY, ये OI एक्सिस पर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर को दिखा रहे हैं। OX एक्सिस पर फॉरेन एक्सचेंज डिमांड एंड सप्लाई, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति दोनों एक अक्ष पर है, एक्सिस पर है। OI पर उसका रेट है।
जब विदेशी विनिमय दर OR है तो डिमांड OM है। ये मांग की रेखा है और ये सप्लाई की रेखा है, नीचे से ऊपर क्यों चढ़ता हुआ, विदेशी विनिमय की पूर्ति, विदेशी विनिमय की मांग। और ये संतुलन बिंदु है, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसी बिंदु पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का फिक्सेशन होगा। अब आते हैं कि ये रेट OR से बढ़ के OR1 हो जाता है। अब यहाँ से आप रेखा को यहाँ तक मिला दीजिए। ई बिंदु फॉरेन एक्सचेंज रेट का बिंदु है, डिमांड की इस रेखा से सप्लाई के इस रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है ये एक्सेस सप्लाई है। यानी जब रेट बढ़ा तो मांग की तुलना में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, OR से सप्लाई AB एरिया तक बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी। अब आते हैं मांग की तुलना में सप्लाई बढ़ेगी। अब आते हैं कि विनिमय दर OR से घट के OR2 पर आ जाता है। यहाँ से भी रेखा खींचिए यहाँ तक। अब डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच का जो रेखा है, एरिया है, ये एक्सेस डिमांड का एरिया है जो ब्रैकेट से घेरा गया। यानी जब विदेशी विनिमय दर OR से गिर के OR2 पर आ जाएगा तो सप्लाई की तुलना में डिमांड बढ़ जाएगा, यानी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगा। और जब प्राइस OR से बढ़ के OR1 पर चला जाएगा तो डिमांड की तुलना में सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा। लेकिन घूम फिर कर रेट को R पर OR पर आना है, ई बिंदु पर आना है। क्यों? तो आप देखिए, जब सप्लाई AB के बराबर बढ़ जाएगी, इसको हम CD मान लेते हैं, डिमांड के तुलना में पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, उसके खरीदार नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में रेट डाउन होना शुरू होगा और डाउन होते होते OR1 से फिर OR बिंदु पर आ जाएगा, OR1 से फिर OR बिंदु पर आ जाएगा। यानी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं कि रेट घट के OR से OR2 पर आ जाता है, विदेशी विनिमय का दर घट के OR से OR2 पर आ जाता है, तो फिर सप्लाई की तुलना में डिमांड बढ़ जाएगा। यानी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, मांग अधिक होगा, विदेशी मुद्रा उस देश की मुद्रा कम मिलेगी। ऐसी स्थिति में लोग ब्लैक खरीदना शुरू करेंगे, यानी फिर मूल्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो OR2 से OR पर आ जाएगा। तो दोनों परिस्थितियों में यदि सप्लाई भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर रेट गिरना शुरू हो जाएगा
और डिमांड ज़्यादा हो जाता है फिर रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोनों परिस्थितियों में रेट OR1 से घट के OR पर आ जाएगा या OR2 से बढ़ के OR पर चला जाएगा। तो हर परिस्थिति में जिस बिंदु पर डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन दोनों एक दूसरे को टच करते हैं उसी बिंदु पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का फिक्सेशन होता है। तो इस तरह से हमने एक ग्राफ के द्वारा इस क्वेश्चन को समझा। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप को समझेंगे। तीन क्वेश्चन हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में समझेंगे आज। नियोजन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्लान, नियोजन की सीमाएं यानी उसके डिमेरिट्स, लिमिटेशन या डिमेरिट्स ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस, नेसेसिटी या एडवांटेज ऑफ प्लानिंग या नियोजन के महत्व, आवश्यकता एवं लाभ। तो पहले हम नियोजन के महत्व को ही देखते हैं। इसमें और भी पॉइंट्स हैं लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है। और थ्योरी क्वेश्चन के जितने पॉइंट्स हैं अलग अलग किताबों में ये सब अलग अलग नामों से मिलेंगे, लेकिन सब का कंक्लूजन एक ही होगा। तो नियोजन के महत्व में पहला पॉइंट हम देखते हैं, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, नियोजन दिशा प्रदान करता है। नियोजन दिशा प्रदान करता है कैसे? नियोजन में टारगेट फिक्स करके संस्था पूरे संगठन के तीनों स्तरों पर, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, संगठन के सारे डिपार्टमेंट्स में, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी लोगों को लक्ष्य, टारगेट बता दिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और सारे लोगों का प्रयास, एफर्ट एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है और वो होता है संस्था का लक्ष्य प्राप्त करना। यानी सारे लोग, पूरा संगठन, सभी विभाग और उसमें काम करने वाले सभी लोग लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में संयुक्त रूप से प्रयासरत हो जाते हैं। यानी नियोजन सबको दिशा प्रदान करता है। दूसरा है कि नियोजन अनिश्चितताओं का जोखिम कम करता है। हमें पता है कि हम प्लानिंग फ्यूचर का करते हैं, नियोजन भविष्य का करते हैं, और भविष्य में दोनों चीज़ है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटीज भी है और संभावना, पॉसिबिलिटीज भी है। क्योंकि जहाँ रिस्क होगा वहाँ गेन भी होगा। तो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, भविष्य निश्चित नहीं है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, भविष्य में अनिश्चितताएं भी हैं और भविष्य में संभावनाएं भी हैं लाभ की, असीम फायदे की। नियोजन में इन्हीं दोनों चीज़ों का तो हम पड़ताल करते हैं कि क्या अनिश्चितता, कौन कौन सी अनिश्चितताएं उत्पन्न हो सकती हैं और कौन कौन सी संभावनाएं हैं। इन दोनों चीज़ों का हम गहन जांच पड़ताल करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं और तब जाकर हम प्लानिंग करते हैं, इसी चीज़ का प्लानिंग करते हैं। और इस तरह नियोजन अनिश्चितताओं का जोखिम कम करता है, क्योंकि उसके बारे में हम पहले से ही विचार विमर्श कर चुके होते हैं, सोच विचार कर चुके होते हैं कि कोई भी अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो इससे कैसे निपटेंगे। इस कारण से नियोजन अनिश्चितताओं का जोखिम कम करता है। तीसरा पॉइंट है, नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने और पुनरावृत्ति को रोकता है। प्लानिंग रिड्यूसेज ओमिशन, रिपीटेशन ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज। चूँकि नियोजन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे संगठन में और संगठन के सभी लेवल्स पर और संगठन के हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के बीच पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, पूरा समन्वय, तालमेल होता है।
सबको पता होता है कि किसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। अब इस तालमेल के कारण कोई भी ज़रूरी काम, टारगेट प्राप्त करने के लिए कोई भी ज़रूरी काम छूट नहीं पाता है और कोई भी एक काम एक से अधिक बार रिपीट नहीं हो पाता है। ये फ़ायदा होता है प्लानिंग करने से। नियोजन आवश्यक क्रियाएं छूट नहीं पाती हैं और एक ही क्रिया, एक ही काम एक बार से अधिक बार, 2 बार 3 बार नहीं हो पाता है। चौथा इसका इम्पोर्टेंस है, नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। प्लानिंग डेवलप्स लेटेस्ट आइडियाज। कैसे नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है? नियोजन में जितने विकल्प होते हैं उनमें से हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करते हैं। द बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन होता है। तो द बेस्ट अल्टरनेटिव आसमान से नहीं टपकता है, अपने आप नहीं आ जाता है। इसके लिए इसकी तलाश करनी पड़ती है, इसका पड़ताल करना पड़ता है। इसके लिए संस्था के प्रबंधक, संस्था के अधिकारी सोच विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, यानी दिमागी कसरत करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। और इस मेंटल एक्सरसाइज करने से, दिमागी कसरत करने से नए नए विचार सामने आते हैं, नए नए विचार सामने आते हैं और इस तरह से नियोजन के द्वारा नवीनतम लेटेस्ट आइडिया डेवलप होता है। नियोजन निर्णयन में सहायक है। प्लानिंग इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। ये विकल्प के चुनाव को ही हम लक्ष्य निर्धारित करना कहते हैं। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारित करना कहते हैं। और उद्देश्य निर्धारित करने में हमें निर्णय लेना पड़ता है। उद्देश्य निर्धारित करने में डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से अल्टरनेटिव का हम चुनाव करें, कौन से विकल्प का हम चुनाव करें। इस तरह नियोजन निर्णयन में सहायक है। छठा पॉइंट है, नियोजन नियंत्रण के लिए परिमाप निश्चित करता है। प्लानिंग फिक्सेज स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल। नियोजन में सभी कर्मचारियों को, सारे विभाग के कर्मचारियों को ये बता दिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। यानी हर काम का, प्रत्येक काम में लगने वाला समय, पहले समय का परिमाप, कच्चे माल का परिमाप, लागत का परिमाप, क्वालिटी का परिमाप, पहले से ही इसके परिमाप स्टैंडर्ड तय कर दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं। तो फिक्स कर दिए जाते हैं। और नियंत्रण में क्या होता है कि जब काम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो एक्चुअल रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, यानी वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन परिमाप से करते हैं। करके देखते हैं कि कहीं कोई डिविएशन, कमी तो नहीं रह गई, विचलन तो नहीं रह गया, उसे दूर करने का उपाय करते हैं। यानी नियंत्रण में वास्तविक प्रगति की तुलना परिमाप से की जाती है और ये परिमाप पहले ही से नियोजन में तय कर दिए जाते हैं। इस प्रकार नियोजन नियंत्रण के लिए परिमाप निश्चित करता है। अब आते हैं हम दूसरा प्रश्न, नियोजन की सीमाएं या डिसएडवांटेज ऑफ लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। इसके 8 सीमाएं मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसको कम भी कर सकते हैं, आप 6-7 भी कर सकते हैं। पूर्वानुमान पर आधारित, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। प्लानिंग भविष्य के लिए होता है, वर्तमान के लिए नहीं होता है। अब भविष्य निश्चित नहीं है, भविष्य अनिश्चित है। भविष्य का केवल हम पहले से अनुमान ही लगा सकते हैं,
सर्टेन निश्चित रूप में भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं भविष्य का वैसे ही होगा। कभी कभी अनुमान हमारा फेल भी कर सकता है। थोड़ा बहुत अगर अनुमान में परिवर्तन होता है तो उसका तो नियोजन में व्यवस्था होती है, लेकिन अगर हमारा अनुमान बड़े पैमाने पर फेल किया या अनुमान में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना पड़ा तो वहाँ पर नियोजन धराशायी हो जाता है, नियोजन नुकसानदेह साबित होता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते समय गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसी को कंसीडर किया जाता है, यानी सरकार की आर्थिक नीतियां क्या हैं उसको ध्यान में रखकर ही प्लानिंग किया जाता है। अब यदि सरकार अस्थायी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तब तो आपका प्लान सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यदि मिलीजुली सरकार है, अल्पमत की सरकार है जो कभी भी गिर सकती है, तो अगर सरकार बीच में गिर जाती है और नई सरकार आती है, वो अपनी आर्थिक नीतियां बदल देती है, तो वहाँ हमें नियोजन से बड़ा झटका लगता है। यानी राजनीतिक अस्थिरता से नियोजन नुकसानदेह साबित होता है। तीसरा पॉइंट है पहल क्षमता में कमी, रिडक्शन इन इनिशिएटिव कैपेसिटी। नियोजन में सब कुछ पहले से तय होता है, किस अधिकारी को क्या करना है, किस कर्मचारी को क्या करना है। यानी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अतः इनिशिएटिव कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है अधिकारियों की, कर्मचारियों की। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी संस्था के हित में, हमारे टारगेट के हित में कोई सलाह देना चाहता है, कोई नया आइडिया लाना चाहता है, तो वो नहीं ला सकता है, क्योंकि उसे जो मार्गदर्शन गाइडलाइन पहले से मिला है उसी पर चलना है, लकीर का फ़कीर बने रहना है। वो अपने तरफ से कोई नया चीज़ नहीं ला सकता। इस प्रकार रिडक्शन नियोजन जो है पहल क्षमता को घटाता है, कर्मचारियों अधिकारियों को इनिशिएटिव पावर को कम करता है। पांचवा पॉइंट है खर्चीली प्रक्रिया, एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो खास करके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका प्लानिंग करने में महीनों सालों लग जाता है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कार्य होता है और बहुत एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला ये प्रोसेस होता है। अतः छोटे मोटे कामों के लिए नियोजन करना अपव्यय, फालतू खर्च साबित होता है। दोषपूर्ण तकनीक, डिफेक्टिव टेक्निक। नियोजन पूर्वानुमानों पर, फोरकास्टिंग पर आधारित होता है। यानी जो भूतकाल में घटनाएं घटी हैं उन्हीं संबंधित आंकड़ों, डाटा पर हम नियोजन करते हैं। यदि डाटा का कलेक्शन ही हमने गलत कर लिया हो, डाटा हमें शुद्ध प्योर नहीं मिला हो, सही नहीं मिला हो, तो नियोजन आगे जाकर फेल कर सकता है। अनसुटेबल फॉर एडवर्स सिचुएशन, विपरीत परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त। अगर भविष्य में छोटा मोटा परिवर्तन होता है तो उससे उबरने का उपाय नियोजन में होता है। लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, बड़ी दुर्घटना घट जाए, बड़ा विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, उस समय हम नियोजन में उतने बड़े पैमाने पर फेरबदल नहीं कर पाते हैं और वैसी स्थिति में नियोजन हमारे लिए अनसुटेबल साबित होता है। अनसुटेबल फॉर सम बिजनेस, कुछ व्यापारों के लिए अनुपयुक्त। नियोजन सब बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे फैशन का क्षेत्र है, जैसे स्टॉक ब्रोकिंग यानी शेयर मार्केट है, इन सब जगहों पर पल पल कुछ सेकंड में, मिनटों में चेंजिंग होता रहता है। अतः यहाँ के लिए नियोजन सुटेबल नहीं है, यहाँ प्लानिंग नहीं किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन है नियोजन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्लान। कितने प्रकार के होते हैं? 3 आधारों पर
इसके प्रकार बताए गए हैं। कार्य के आधार पर, अवधि यानी समय के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कार्य के आधार पर प्लान 3 प्रकार के होते हैं, हाई लेवल प्लान, मिडिल लेवल प्लान, लो लेवल प्लान। उच्च स्तरीय नियोजन, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा संस्था के टारगेट फिक्स करने में जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं, उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को फिक्स किया जाता है, किस तरह से संस्था का संचालन किया जाएगा, इससे संबंधित जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसी को हम लोग कहते हैं हाई लेवल प्लान, उच्च स्तरीय नियोजन। मिडिल लेवल प्लान, मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा टॉप लेवल मैनेजमेंट उद्देश्य तय करके नीतियां बनाकर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र इंडोर्स कर देते हैं कि आप लोग इस किस लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि आप लोग इसको लागू करिए, क्रियान्वयन करिए। अब उसके क्रियान्वयन से संबंधित, इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित मिडिल लेवल जो प्लान बनाते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के बनाए गए ऑब्जेक्टिव को, टारगेट को, उसे कहते हैं हम लोग मिडिल लेवल प्लान। लो लेवल प्लान्स, संस्था के कर्मचारी मिडिल लेवल प्लान में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा अपने संस्था के सबऑर्डिनेट्स को, विभाग के सबऑर्डिनेट्स को कार्यों का ट्रांसफ़र भी आता है। अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने विभाग हैं उसमें जितने कर्मचारी हैं वे लोग अपने काम को कैसे पूरा करें, उसके लिए जो योजना बनता है उसे कहते हैं लो लेवल प्लान्स। अब आते हैं समय के आधार पर प्लान, ये भी 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म प्लान, मिडिल टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। इसमें समय को हमें रेखांकित करना है। जो प्लान कुछ महीनों से लेकर 1 वर्ष से कम या मैक्सिमम 1 वर्ष तक का होता है उसे शॉर्ट टर्म प्लान कहा जाता है। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। जो प्लान 1 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम तक का होता है उसे मिडिल टर्म प्लान कहा जाता है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। जो प्लान 5 वर्ष से ज़्यादा होता है, जनरली 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का होता है, ये उसे लॉन्ग टर्म प्लान कहते हैं, दीर्घकालीन नियोजन। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, संस्था के लिए बिल्डिंग खड़ा करना, ज़मीन एक्वायर करना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना, टेक्नोलॉजी खरीदना, ये सब लंबे समय के लिए होते हैं ये प्लान। अब तीसरा बेसिस है प्रयोग के आधार पर। इस आधार पर 2 प्लान हैं, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान एक ही बार बनाया जाता है संस्था के जीवन काल में, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। टॉप लेवल मैनेजमेंट संस्था की नीतियाँ निर्धारित करने, उद्देश्य तय करने, संस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्य योजना बनाने के लिए जो प्लान बनाते हैं वो एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। उसी प्लान को हम लोग स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं। सिंगल यूज प्लान्स, विशेष परिस्थितियों में किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं, कार्य पूरा होने के बाद प्लान अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे प्लान को सिंगल यूज प्लान, एकल प्रयोग नियोजन कहा जाता है। तो ये प्लान के प्रकार हुए, यानी इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप भी ख़त्म हुआ। अब हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे।